हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, अपराध दो तरह के होते हैं, जमानती अपराध बेलेबल ऑफेंस और गैर जमानती अपराध या नॉन बेलेबल ऑफेंस। जमानती अपराध में जमानत लेना आपका लीगल राइट है और माननीय न्यायालय को सशर्त यदि शर्तें जो माननीय न्यायालय लगाती हैं उनकी पालना करने के पश्चात अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना ही आवश्यक है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम जमानत प्रार्थना पत्र की प्रक्रियाओं को अध्ययन करें, हमें यह आवश्यक है कि हम ये देखें कि कौन से प्रोविजन में जमानती अपराध में माननीय न्यायालय जमानत लेता है। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो इंडेक्स है उसमें यह बताया गया है कि आईपीसी के कौन से मामले बेलेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं। अन्यथा भी अन्य एक्ट्स में भी जहां जहां अपराध का डेफिनेशन होती है वहां पर यह आवश्यक रूप से लिखा होता है कि वो अपराध जमानती है अथवा गैर जमानती अपराध है और उसमें कितने साल तक की सजा निर्धारित है। तो दोस्तों, सेक्शन 436 सीआरपीसी ये कहता है कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी। वो सभी मामले जो कि गैर जमानती अपराध वाले ना हो और उसमें कोई पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को डिटेन करता है या अपनी अभिरक्षा में लेता है और न्यायालय के सामने प्रस्तुत करता है, तो न्यायालय द्वारा जमानत एवं मुचल के आदेश करने के पश्चात यदि उन आदेशों की पालना हो जाती है तो न्यायालय उन अपराधों में जमानत ले लेगा। ये अभियुक्त का लीगल राइट है। इसमें माननीय न्यायालय का डिस्क्रिशन नहीं है, परंतु उनकी संतुष्टि आवश्यक है। मित्रों, माननीय न्यायालय जमानत एवं मुचल की बेल एंड बॉन्ड प्रस्तुत करने का आदेश देता है, परंतु माननीय न्यायालय को यह लगे कि यह व्यक्ति जमानत देने में असमर्थ है तो अपने स्वयं विवेक से, अपने डिस्क्रिशन से केवल पर्सनल बॉन्ड या बंध पत्र पर भी अभियुक्त को छोड़ सकता है और उसको 1 सप्ताह का समय भी दे सकता है। और यदि 1 सप्ताह तक भी माननीय न्यायालय के समक्ष वो किसी जमानती को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे तो माननीय न्यायालय यह मान सकता है कि यह एक निर्धन प्रकार का व्यक्ति है, जमानत प्रस्तुत करने में असमर्थ है और पूरी ट्रायल के दौरान भी उसको व्यक्तिगत बॉन्ड पर छोड़ सकता है। यह माननीय न्यायालय का डिस्क्रिशन है। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है कि यदि बंध पत्र बेल एंड बॉन्ड्स का उल्लंघन कर दिया जाए अभियुक्त द्वारा, तो यदि कोई अभियुक्त बेल बॉन्ड की कंडीशंस जो माननीय न्यायालय लगाती है उसका उल्लंघन कर दे तो माननीय न्यायालय बेल जंप होने पर उस व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में भी ले सकता है। उस समय उसका जमानत प्राप्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय के विवेक पर निर्भर है, परंतु वह अधिकार स्वरूप उसको जमानत के रूप में क्लेम नहीं कर सकता कोर्ट से। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि जमानतीय मामलों में जमानत प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि कोई बेलेबल ऑफेंस हो उसमें माननीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाए तो एक साधारण जमानत प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। उसमें माननीय न्यायालय का पूरा नाम लिखा जाता है, प्रकरण संख्या लिखा जाता है, उन्वान लिखा जाता है, केस का टाइटल लिखा जाता है। उसके बाद प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह लिखा जाता है अपराध का विवरण लिखने के पश्चात कि यह अपराध एक जमानती अपराध है। अभियुक्त या प्रार्थी माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जमानत व मुचल के प्रस्तुत करने को तैयार है। अभियुक्त या प्रार्थी यह शपथ पूर्वक कहता है कि जो भी माननीय न्यायालय तारीख मुकर्रर करेगा उस पेशी पर उपस्थित होगा तथा बेल बॉन्ड की शर्तों की अवहेलना नहीं करेगा तथा माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त जमानत मुचल के दस्तावेज प्रस्तुत कर देगा। ऐसा यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो माननीय न्यायालय उनको जमानत एवं मुचल के एवं शपथ पत्र भरने का आदेश देती है। बॉन्ड या मुचल का अभियुक्त का स्वयं का होता है, जहां वह खुद यह माननीय न्यायालय में शपथ पूर्वक कहता है कि मैं माननीय न्यायालय के सभी निर्देशों की पालना करूंगा तथा जब भी माननीय न्यायालय मुझे उपस्थित होने का आदेश देगी मैं उस तारीख पेशी पर उस स्थान पर उपस्थित होता रहूंगा। बॉन्ड या बेल या जमानतनामा अभियुक्त के पक्ष में किसी जानकार व्यक्ति, किसी मित्र, रिश्तेदार जो जमानत देना चाहता है उसका लिखा जाता है। जमानत कौन दे सकता है? तो जमानत कोई भी व्यक्ति दे सकता है जो कि माननीय न्यायालय में जमानतनामा देने को तैयार हो तथा माननीय न्यायालय को यह विश्वास दिलाने के लिए तैयार हो कि वह अभियुक्त को जानता है तथा अभियुक्त द्वारा बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने पर न्यायालय को यह अधिकार होगा कि उसकी चल व अचल संपत्ति से जितनी राशि की वह जमानत दे रहा है उतनी राशि को जब्त कर सकेगा। तो मित्रों,
जमानत देने के लिए सबसे पहले जमानती जो है किसी अनजान व्यक्ति की जमानत नहीं देनी चाहिए, केवल जानकार व्यक्ति की ही जमानत देनी चाहिए। और एक से अधिक मामलों में भी जमानती को जमानत सामान्यतः नहीं देनी चाहिए। जमानत अपने साथ क्या क्या प्रस्तुत करे, तो वो अपने फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करे, जिस संपत्ति की जमानत दे रहा है उसकी कीमत का अंकन करे, समस्त असल दस्तावेजों को माननीय न्यायालय में लेकर के जाए, अपनी खुद की फोटो और आईडी प्रूफ लेकर के जाए। उसके पश्चात वह अटेस्टेड फोटोकॉपीज की जमानत देवे तथा असल माननीय न्यायालय को दिखाकर वापस ले लेवे। इसके पश्चात यदि मान लीजिए कोई गाड़ी है जिसकी वह जमानत दे रहा है, तो उसके समस्त डॉक्यूमेंट जैसे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस लेकर के जाए। पर ऐसी गाड़ी पर हाइपोथिकेशन नहीं होना चाहिए और संपत्ति के भी समस्त असल दस्तावेज लेके जाए जो दिखा करके वापस प्राप्त कर लेवे। और इस बात का शपथ दे कि माननीय न्यायालय जो भी शर्तें लगाएगा जमानती पर, तो वह जमानती उसको मानने के लिए तैयार होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में बेलेबल ऑफेंस में जब अभियुक्त खुद का बॉन्ड या बंध पत्र और जमानतनामा देने को तैयार होता है किसी जानकार व्यक्ति का, तो माननीय न्यायालय उसको आवश्यक रूप से जमानत पर छोड़ देती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को माननीय न्यायालय जो भी शर्तें आरोपित करे उन शर्तों की पालना अक्षरशः करनी चाहिए, वरना जमानत जब्त होने का खतरा भी रहता है। इस प्रकार बेलेबल ऑफेंस में सेक्शन 436 सीआरपीसी के प्रोविजंस में माननीय न्यायालय से जमानत प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।